सो गाइस देखिए, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये आपको डिस्क्राइब करते हैं, इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड बोला जाता है। और आपको कम से कम 3 एडजेक्टिव ऐसे रखने चाहिए अपने पास जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करें। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज में, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास में 3 एडजेक्टिव रेडी होने चाहिए, और आप कोशिश करें कि आप इन 3 वर्ड्स का ही इस्तेमाल करें और कोई सेंटेंस में और कोई वर्ड ना लाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स, ओके, सो अगर आप बोलना चाह रहे हैं ओनली 1 एडजेक्टिव, तो आप बोल सकते हैं आई एम, लाइक समबडी यूज द वर्ड एम्बीवर्ट, तो आप बोलेंगे आई एम एम्बीवर्ट। और अगर आप तीनों एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे एम्बीवर्ट, फिर और कोई वर्ड ला सकते हैं, जैसे किसी ने बोला ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, हार्ड वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग। सो इट इज लाइक ambivert, optimistic and hardworking. Clear? So अपने पास 3 बढ़िया से एडजेक्टिव्स आप लोग रेडी रह सकते हैं। कुछ आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एडजेक्टिव है क्विक लर्नर। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विक लर्नर? नाम से ही पता लग रहा है। सो क्विक लर्नर, आपको लगता है हम सबको होना चाहिए क्विक लर्नर? यस, तो वी ऑल शुड बी क्विक लर्नर। इसी तरह वी ऑल शुड बी फ्रेंडली, हम सब लोगों को फ्रेंडली होना चाहिए। सॉफ्ट सॉफ्ट स्पोकन, है ना, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, यानी सीधी सीधी बात बोलने वाला व्यक्ति। डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, है ना। तो ऐसे वर्ड जैसे सिंसियर, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, ये सब वर्ड आप अपने डिक्शनरी में रख सकते हैं, बिकॉज जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, आप जो भी बताते हैं उससे रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोल रहे हैं दैट यू आर अ क्विक लर्नर, तो आपसे एचआर पूछ सकता है हाउ कैन यू से यू आर अ क्विक लर्नर, हाउ कैन यू से यू आर अ क्विक लर्नर। सो आप में से अगर किसी से अभी ये अगर सवाल पूछा जाए कि हाउ कैन यू से यू आर अ क्विक लर्नर, तो क्या लगता है आप में से कोई जवाब दे पाएगा इसका? वुड इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू ट्राई? वंडरफुल, बिकॉज आई एम स्मार्ट। सो आपको लगता है दिस इज अ सुटेबल आंसर इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एन इंटरव्यू, हाउ कैन यू से यू आर अ क्विक लर्नर, एंड यू कम अप विद अनदर लाइन दैट इज आई एम स्मार्ट? काम चल जाएगा लगता है इस तरह के आंसर से। हम्म, हाँ। सो ऐसा क्या आंसर दिया जा सकता है? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। अगर नहीं आ रहा है आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आ रहा है तो ट्राई टू स्पीक, बिकॉज आई वांट टू सी दैट हु ऑल हैव दैट कॉन्फिडेंस। Perfect, Anubhav. I think this is the perfect answer. Yeah, yeah. Because we have to explain that how are we able to learn faster, है ना। हमें यही एक्सप्लेन करना है कि हम लोग कैसे फास्ट लर्न कर सकते हैं। सो किसी भी चीज को अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए? सिंसियर होना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए, राइट। इफ यू लर्न एनीथिंग सिंसियरली एंड डेडिकेटली, आप आराम से कोई भी चीज सीख सकते हैं फटाफट से।
कंसिस्टेंसी, हाँ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट एनीथिंग दैट यू आर लर्निंग अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ऑब्वियसली बात है आप ज्यादा बेटर रिजल्ट पाएंगे। बट सबसे पहला है कि आपको चीज के प्रति क्या होना है, सिंसियर एंड डेडिकेटेड, और जैसा कि हमें अनुभव ने बताया, सो विच इज वंडरफुल। तो अब देखिए, हम लोग जो भी स्किल रखते हैं, जो भी हमारे पास में नॉलेज है, एंड यू ऑल आर अवेयर कि आज के टाइम में जो एआई है, सभी को पता है व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। सो जो भी नॉलेज हमारे पास में है उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू उतनी नहीं रह गई है सिंस एआई इज इंट्रोड्यूस, जितनी हुआ करती थी। डू यू ऑल एग्री? है ना, हो रहा है ऐसा। सो आज के टाइम में बोला जाता है, सिद्धार्थ, ओके, अभी के टाइम में ऐसा बोला जाता है ना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज 20%, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज 20% ऑफ व्हाट यू नो। ये नॉलेज की बात हो रही। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज 20% what you know and 80% how you feel about what you know। यानी अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हो, राइट, तो आपकी जो नॉलेज है, जो कॉन्क्रीट नॉलेज है, जो स्किल है, वो 20% मैटर करती है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितना मैटर करती है, 80%। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है और आपके पास में सिर्फ स्किल है, सिर्फ नॉलेज है, तो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल, क्योंकि उसकी वैल्यू आज के टाइम में ओनली 20% रह गई। लेकिन अगर आप उसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो एंड यू बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट मींस आप कितना स्ट्रांग हो जाते हो, 80% स्ट्रांग हो जाते हो। तो अगर 20% में थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो आप मैनेज कर सकते हो। यस और नो? है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करिए, इमेजिन करिए, आप एक क्लासरूम में हैं और एक जो टीचर हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, ही इज फुल ऑफ नॉलेज बट लैकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग अराउंड। नॉलेज बहुत है बट वो चीज कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, तो डू यू थिंक दैट क्लास विल बी एन इफेक्टिव वन? ऑन द अदर हैंड, उतनी ही नॉलेज या उससे कम नॉलेज किसी और टीचर को है, बट दैट टीचर इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर and is able to communicate effectively, able to connect with the students and able to understand their questions. Do you think that class will be more interesting or not? है ना? So somewhere we need to understand that whatever the specialization that we are at, like हम मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें हम बेटर बन रहे हैं, इन सबसे ऊपर हमें एक और चीज पे हमेशा काम करना है, और वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। ओके, सो हमारा सबसे पहला यही था पॉइंट कि क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल की, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। और फिर से ध्यान रखना गाइस, इंग्लिश से इसे रिलेट मत करना पूरी तरह से। इंग्लिश इज नॉट योर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और जो आज के टाइम में कॉमन मीडियम बन गया है हर किसी के लिए कम्युनिकेट करने का, और ज्यादा पॉपुलर हो गया। बट दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपकी कोई भी जो भाषा है उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? है ना। तो इसको ये मत सोचना कि हाँ भाई इंग्लिश आ रही है तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है और किसी और चीज को हमें सीखने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन सभी भाषाएं इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई रीजनल भाषा जानते हैं, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उसको भी उतनी ही महत्वता है। जहां भी उसमें आप कम्युनिकेट कर पाए लोगों से, उसमें जरूर करें। इंग्लिश एक कॉमन और ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इस पे कमांड आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, उतना ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना और लोगों को इम्प्रेस करना।
ओके, सो पहला पॉइंट मैंने आई गेस क्लियर कर दिया है, व्हाई कम्युनिकेशन स्किल इज दैट इम्पोर्टेंट, राइट। अब बात करते हैं गाइस, सिर्फ बोलना, सिर्फ अपनी बात बताना, इज इट इनफ, या दूसरे की बात समझना भी इंपॉर्टेंट है ना। दूसरे की बात समझना भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो कम्युनिकेशन होगी। विच मीन अगर हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी लिसनिंग स्किल्स भी तो बेटर होनी चाहिए, राइट। दैट मीन्स वी हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर, अ गुड लिसनर। अगर हम एक एक्टिव लिसनर नहीं होंगे तो क्या होगा, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, या हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को मिस कर देंगे। आप चाहे टीचिंग प्रोफेशन में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है दैट यू आर नॉट अ गुड लिसनर, यू आर नॉट एन एक्टिव लिसनर। तो एक्टिव लिसनिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू? किसी को कुछ पता है पॉइंट? हम्म, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों से बात करनी चाहिए जिनका डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट हो, ताकि हमें अलग अलग एक्सेंट को सुनने को मिले। इसके अलावा आपने अगर एक चीज नोटिस करी हो कि जब भी हम लोगों को सुनते हैं तो हमारी मदद हमारी आंखों के अलावा और भी चीजें कर रही होती है। वो है वो है हमारे कान। हमारे कान सुन रहे हैं, और उनकी मदद कौन कर रहा है, हमारी आंखें कर रही हैं, और हमारा दिमाग कर रहा है, होता है। एग्जैक्टली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जब भी आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपके जो कान हैं वो उनको सुन रहे हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम आपकी आंखें उन्हें ऑब्जर्व कर रही हैं, और आपका दिमाग भी काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो आपके कानों को मदद मिल रही होती है, यस और नो? तो अगर आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं तो रोज कम से कम 10 से 15 मिनट कोई इंग्लिश कंटेंट सुनिए, जो भी आपको पसंद हो, और while you are listening to that content, make sure either that is not available in video format or you close your eyes. I'll repeat. तो जब भी आप उस इंग्लिश कंटेंट को सुने तो या तो वो वीडियो कंटेंट नहीं होना चाहिए जिसमें आप कुछ देख पा रहे हो, या फिर आप अपनी आंखें बंद कर लें। लेट्स से आपको वीडियो कंटेंट ही सुनना है, सो मैं चाहूंगा आप अपनी आंखें क्लोज करके उसे सुने। इससे आपके कानों को जो मदद मिला करती थी वो नहीं मिलेगी, तो आपको पूरा फोकस होकर के उसे सुनना पड़ेगा, जिससे आपको एक एक्टिव लिसनर बनने में मदद मिले। सो वेदर यू आर टॉकिंग टू समबडी इन पर्सन, यानी फेस टू फेस आप बात कर रहे हो, या फिर यू आर टॉकिंग टू समवन ओवर द फोन, यू आर टॉकिंग टू समवन वन बाय वन, or you are talking to them in public, you will never miss on important things. इनिशियली आपको थोड़ा टफ लगेगा, हो सकता है समझने में भी दिक्कत हो, लेकिन आफ्टर अ डे और टू यू विल बी यूज टू। तो लिसनिंग अपनी अगर आप बेटर करना चाहते हैं तो आपको अपने कानों को अकेले छोड़ना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। आर यू विद मी? समझ में आया आपको ये पॉइंट? ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था? Importance of communication skills. Why it is important to have good communication skills. सेकेंड पॉइंट है हमारा लिसनिंग स्किल्स, और लिसनिंग स्किल्स को हम कैसे बेटर करेंगे? बाय लिसनिंग इंग्लिश कंटेंट, या कुछ भी ऐसा जो हम देख नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। ओके, और यू ऑल विल बिलीव और यू ऑल विल अग्री कि देखिए, हम लोग जब अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, जो कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हो सकता है हिंदी हो, वो हमने ऑब्जर्व करके सीखी। By the time we went to school or we were enrolled in a school,
हमें पहले से ही कम्युनिकेट करना आता था। यस और नो? है ना? बट जब इंग्लिश की बात आती है, सो हमें से ज्यादातर लोग, या अगर कहें ऑल ऑफ अस, मे नॉट हैव दैट काइंड ऑफ सराउंडिंग अराउंड अस जहां पर हमने ऑब्जर्व करके इंग्लिश सीखी हो। हमने इंग्लिश को पढ़ पढ़ के सीखा, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन कि हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू express ourselves in English as comfortably as we are able to express ourselves in Hindi। जैसे हम लोग हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं ना, वैसे हम इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने ये भाषा कैसे सीखी है? पढ़ के, ना कि ऑब्जर्व करके। सो अगर आप चाहते हैं कि जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करें और आप नेचुरल साउंड करें, तो इसके लिए आपको एक और काम करना है लिसनिंग के अलावा, और वो काम है वॉचिंग। तो आपको रोज 10-15 मिनट्स कुछ ना कुछ इंग्लिश कंटेंट वॉच भी करना है, जिसमें अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरह से डायलॉग्स बोल रहे हैं, किस सिचुएशन में बोल रहे हैं, और जब वो डायलॉग को बोल रहे हैं तो उनकी टोन, उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। आर यू फॉलोइंग मी गाइस? है ना? तो आपको एक तो लिसनिंग पे फोकस करना है, तो लिसनिंग जब करेंगे तो वॉचिंग नहीं करनी। लेकिन दूसरा कंटेंट है, जब हमें देखना है कि यार इनको कैसे बोला जाता है, हमारे एक्सप्रेशन भी तो मैच करें। हम जब इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हमारे हाव भाव भी तो वैसे हों। इसके लिए आपको इंग्लिश कंटेंट वॉच करना है बिल्कुल केयरफुली, और जिस समय आप उसे वॉच कर रहे हैं तो पूरा फोकस रहे कि क्या बोला जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, और बोलते समय टोन कैसी है, चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इन चीजों को भी फोकस करें। और फिर वही 10-15 मिनट्स, ज्यादा नहीं। ओके? सो इससे क्या होता है, आप, हाँ बिल्कुल, लाइक यू आर लिसनिंग टू मी। अभी तो हम लोग कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन देखने को मिले, बट स्टिल एज आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू, तो जब मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग माई जेस्चर, आई एम मॉड्यूलेटिंग माई टोन, व्हेन आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस, मेरी पिच वेरी कर रही है, कभी हाई कभी लो, राइट? अगर आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो व्हेन यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और इसी तरह जब आप कोई प्रोग्राम देखेंगे तो वहां पर तो कम्युनिकेशन हो रही होगी, किसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी, तो यू विल हैव मोर थिंग्स टू ऑब्जर्व। जैसे मान लीजिए आप कोई न्यूज चैनल देख रहे हैं, वहां पर कोई न्यूज एंकर कोई न्यूज बता रहा है, तो आप उनके हाव भाव देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें डायलॉग कुछ बोला जा रहा है। कोई मूवी देखते हैं आप लोग मूवी देखना तो हर कोई पसंद करता होगा, आई गेस, है ना? कोई फेवरेट डायलॉग है आप में से किसी का? अच्छा जी, ये तो एक्टर हो गया। कोई फेवरेट डायलॉग? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जब आपने देखिए ये लाइन बोली, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो आपने कैसे बोला इसे? एनर्जी के साथ या ऐसे बोला, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी? एक एक्सप्रेशन के साथ बोला ना, खुशी के साथ बोला, एनर्जी के साथ बोला। तो क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल भावनाओं में खो गए। ये डायलॉग था या अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशन चल रही? सो अभी देखिए एक बढ़िया सा डायलॉग आया है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना? तो हमें पता है कि इसको किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, एनर्जी के साथ में, क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति को वो कह रहे हैं जो वो सुनना चाहता है।
तो हम वो खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो वाइब शेयर कर रहे हैं। कोई और डायलॉग है किसी के पास? हाँ। ओके। ओके। और कोई डायलॉग? हार जीत सब लगा रहता है, आईएएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है ये। और कोई डायलॉग? हाँ हाँ, गो ऑन। मेरे करण अर्जुन आई। हाँ, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करे। बहुत बढ़िया। तो अभी आप लोग देखिए कितना खुश होके इन डायलॉग्स को बोल रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, अभी सबके हाथ दिख रहे हैं मुझे। वेरी गुड, गो ऑन गो ऑन, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बात है, मिस्टर मनीष कुमार इज येलो लाइन। तो येलो लाइन के पीछे खड़े रहो। बहुत बढ़िया। सो ये अमिताभ बच्चन का बहुत ही फेमस डायलॉग है ना। चलिए नेक्स्ट पर्सन, और कौन बताना चाह रहा है? एंड दैट्स अ वेरी मीनिंगफुल लाइन। सो डोंट रन आफ्टर सक्सेस, रन आफ्टर एक्सीलेंस। बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सो अभी डायलॉग्स को रोकते हैं यहाँ पर, एंड मैं आपको बताता हूँ व्हाई एम आई आस्किंग यू टू से दिस डायलॉग। तो जब आप इन डायलॉग्स को बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर आ रही है, कुछ विजुअलाइजेशन आ रहा है, राइट? एंड यू नो कि किस भाव में इन डायलॉग्स को बोला गया है, किन एक्सप्रेशंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में इनको बोला गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आप को। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लर्न बाय वॉचिंग, बाय ऑब्जर्विंग। यही होता है जब आप लोगों को ऑब्जर्व करके, किसी चीज को वॉच करके चीजों को सीखते हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में रहती है। विजुअल जिन्हें बोला जाता है, एंड दैट हेल्प्स यू एक्सप्रेस योरसेल्फ मोर कंफर्टेबली एंड नेचुरली। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वर्क ऑन दिस थिंग। तो क्या होता है, वो इंग्लिश सीखते हैं, और जब वो इंग्लिश बोलते हैं दे बिकम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर, एंड जिसकी वजह से वो बिल्कुल नेचुरल साउंड नहीं करते हैं। और बाकी लोगों को तो छोड़ो, उनको खुद ही ऐसा महसूस हो रहा होता है, एंड दे स्टार्ट अवॉइडिंग टॉकिंग इन इंग्लिश जब तक कि बहुत नेसेसरी ना हो, यानी कि वो कंफर्टेबल होकर के इसमें बात नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए बात करते हैं कि भैया और कोई ऑप्शन नहीं। होता है ना ऐसा? सो अगर आप ज्यादा कंटेंट वॉच करें, ऑब्जर्व करें, और उन चीजों को बोलने की कोशिश करें, तो आपको ये चीज बहुत इजी लगेगी। और ये चीजें क्योंकि विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपके दिमाग में रहेंगी, तो जब आप बोल रहे होगे तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी। इनफैक्ट आपका फोकस ही इस चीज पे नहीं होगा, आपका फोकस सिर्फ बताने पर होगा। तो इंग्लिश का एक सबसे बेसिक रूल है, जब भी कोई व्यक्ति नया नया इंग्लिश बोलना सीख रहा है, तो उसको एक रूल याद रखना है, स्पीक टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस। रिपीट आफ्टर मी, स्पीक टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस। एंड दिस इज फॉर द बिगिनर लेवल। दिस इज फॉर द बिगिनर लेवल, जहां पर आप शुरुआत करना चाह रहे हो कम्युनिकेट करने की इन इंग्लिश। तो आपका जो बोलने का मकसद होना चाहिए वो कि मेरा मैसेज सामने वाले तक पहुंचे, ना कि ये कि मैं ऐसी अंग्रेजी बोलूं कि वो इंप्रेस हो जाए।
क्यों? क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो बेटा कोई भी इम्प्रेस नहीं होगा, बल्कि हो सकता है वो आपकी टांग खींचे, मजाक उड़ाए। तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि ओके, दिस इज द स्टार्ट एंड पीपल माइट मेक फन ऑफ मी, बट आई डोंट हैव टू रिएक्ट। लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं करना है। आई जस्ट हैव टू, और आई जस्ट नीड टू लाफ अवे द मैटर। ठीक है, हंस के बात को टाल देना है। तो जब भी आप इंग्लिश बोलना शुरू करें, तो आप इस बात पे फोकस रखें कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, और इस बात का ध्यान रखें कि आपका फोकस ऐसे और ना चला जाए कि मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है, मुझे अंग्रेजी बोलनी है, इम्प्रेस करना है। नहीं, मुझे इसलिए बोलना है क्योंकि मैं अपनी बात को इंग्लिश में भी बोलना सीखना चाहता हूं। हम सभी लोगों का अलग अलग बैकग्राउंड होता है पढ़ाई का, राइट? हो सकता है किसी ने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई करी हो सकता है किसी ने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई करी हो। तो अगर आप किसी भी लेवल से हैं और आप चाहते हैं कि अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करें, क्योंकि किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना है, बोलना है, तो हमें उसकी वोकैबुलरी आनी चाहिए, राइट? आपका लेवल कुछ भी है, आप चाहते हैं कि आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करें, तो गाइज याद रखिएगा, आपको 3 चीजों की जरूरत है अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करने की। नंबर 1, नाउन पता है सबको क्या होता है? व्हाट इज नाउन? बिल्कुल बिल्कुल सही। नाउन को आप कह सकते हो दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इन शॉर्ट, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कुछ भी आपको अपने आसपास दिख रहा है जिसका कोई नाम है, दैट इज नाउन। जैसे आज हमारा सेशन है, इस सेशन को भी हम क्या बोलेंगे? दैट इज नाउन। आप नाउन है, मैं नाउन हूं, एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू दैट हैज अ नेम इज नाउन। अब नाउन जो होता है, अपने आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखती है ना, जिन जिन चीजों को आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, उनके वर्ड को, उनको नामों को याद रखना शुरू कर दो। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप अपनी वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करें। ठीक है। दूसरी चीज, नाउन काउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो देखो कौन सा नाउन जो है वो काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। क्योंकि अनकाउंटेबल है तो वो तो सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन अगर काउंटेबल है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। फिर हमें पता होना चाहिए कि जो नाउन होता है उसकी एक रेगुलर फॉर्म होती है, इर्रेगुलर फॉर्म होती है। रेगुलर फॉर्म है जैसे बॉय का बॉयज हो गया, मैंगो का मैंगोज हो गया, पेन का पेन्स हो गया, बस का बसेस हो गया, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो गया। ये सब रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स हैं। और इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, पर्सन, पीपल, फुट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, शीप का प्लूरल क्या होता है? वंडरफुल। तो शीप का प्लूरल शीप रहता है। लीव, लीव, क्या बात है, वंडरफुल गाइस। लीव का प्लूरल भी लीव ही रहता है, क्योंकि जो लीफ होता है, पत्ता या पत्ती, LEAF, उसका प्लूरल हो जाता है लीव्स। इसलिए लीव को कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर हमें 10 दिन की भी छुट्टी चाहिए तो हम बोलते हैं 10 days लीव, 10 days लीव। ठीक है। तो हमें इरेगुलर फॉर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब यूज होगी सेंटेंस में। तो पहली चीज हमें नाउन पता होने चाहिए अगर हमें वोकैबुलरी बिल्ड करना शुरू करना है फ्रॉम द स्क्रैच। सेकेंड चीज है, नाउन की जगह आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन पता होने चाहिए हमें। वी शुड नो अबाउट द प्रोनाउन एज वेल, कि कहाँ पे आई यूज करते हैं, कहाँ पे मी यूज करते हैं, कहाँ पे माई यूज करते हैं, कहाँ पे माइन यूज करते हैं, कहाँ पे माई सेल्फ आता है, कहाँ पे माई बाई माई सेल्फ आता है, और कहाँ पे ऑन माई ओन आता है, हमें पता होना चाहिए।
इसी तरह इन दोनों से इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है, वो बोलते हैं एक्शन वर्ब्स। तो सबसे पहले आपको नाउन पता होने चाहिए, फिर आपको उनकी जगह आने वाले वर्ड्स यानी प्रोनाउन पता होने चाहिए, और तीसरा आपको पता होने चाहिए वर्ब, एक्शन वर्ब। ठीक है, आप जितनी ज्यादा एक्शन वर्ब जानते होंगे उतना ज्यादा काउंटेबल तरीके से आप इंग्लिश को समझ पाएंगे और उतना काउंटेबल तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बना पाएंगे। लेट्स से हमारे पास में एक वर्ड है टर्न ऑन। अब देखिए टर्न ऑन एक फ्रेजल वर्ब है क्योंकि ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत काम की है। तो टर्न ऑन का मतलब है किसी भी चीज को चला देना, किसी भी चीज को चालू कर देना, टर्न ऑन। अब वो चीज टीवी हो सकती है, पंखा हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, हॉटस्पॉट हो सकता है, नल हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी, एसी हो सकता है, कुछ भी हम क्या बोलेंगे, टर्न ऑन। फॉर एग्जाम्पल यार अपना ब्लूटूथ चलाना, तो सेंटेंस बनेगा टर्न ऑन द ब्लूटूथ। क्या बोलेंगे, टर्न ऑन द ब्लूटूथ। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यार गैस जला दो, सो टर्न ऑन द, कुछ भी नहीं बोलना है आपने, टर्न ऑन द गैस, टर्न ऑन द गैस, सिंपल। इसी तरह एसी चला दो, टर्न ऑन द एसी। हॉटस्पॉट चलाओ, हाँ पंखा चलाओ, टर्न ऑन द फैन। हॉटस्पॉट चलाओ, टर्न ऑन द हॉटस्पॉट। सो टर्न ऑन वर्ड बहुत ही बढ़िया वर्ड है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह अगर टर्न ऑन मतलब चलाना है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा गाइस? सो दैट इज अनदर वे टू रिमेंबर मोर वोकैबुलरी। जो भी वर्ड आप सीख रहे हो उसका ऑपोजिट भी सीख लो। तो टर्न ऑन, टर्न ऑफ। जैसे एसी बंद करो, गैस बंद करो, एसी बंद करो, है ना। ये उन सब चीजों के लिए है जिनको हम किसी के थ्रू चलाते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज को लिटरली खोलते हैं तो वहां पर टर्न ऑन नहीं है, वहां पे ओपन और क्लोज ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद करो, क्लोज करो। तो यहाँ पर लिटरली ओपन और क्लोज होता है, तो हम यहाँ पर टर्न ऑन और टर्न ऑफ यूज नहीं करेंगे। तो आपको इन तीन चीजों का ध्यान रखना है, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा वर्ब। बाकी सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपको स्क्रैच से वोकैबुलरी बिल्ड करनी है तो इन तीन चीजों पर फोकस करना शुरू कर दें। ओके, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए आपको एक और चीज पे ध्यान रखना है, और दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डू वी नो व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? जो भी चीजें हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं विदाउट स्पीकिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, हैंड जेस्चर, राइट, पॉजेस, जो पॉजेस लिए जा रहे हैं, जी बिल्कुल, वॉइस मॉड्यूलेशन, नॉड हो सकते हैं, गर्दन हिलाना, या फिर छोटे छोटे वर्ड यूज करना लाइक ओके, वेरी गुड। तो ये सभी चीजें आती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये सब आप कैसे सीखेंगे? बाय ऑब्जर्विंग, बाय वॉचिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कहावत सुनी होगी, जहां चाह वहां रह। सुनिए, अब
ये जो कहावत है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब जब हम इसको बोल रहे हैं तो पहले हमारे एक्सप्रेशन जो ये बताएं दैट आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट समथिंग। दूसरा, हम कहां पर पॉज ले रहे हैं, तो सबसे पहले जब वेयर बोलना है तो उसके बाद पॉज लेना है। वेयर देयर इज अ विल, फिर से पॉज लेना है, देयर इज अ वे। अगर हम इन पॉजेस को सही जगह पे नहीं लेंगे तो ये उतने इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो जब हम इसे कहीं से पढ़ के सीखेंगे तो हमें तो नहीं पता होगा ना कि कहां पे पॉज लेना है, लेकिन जब हम इसे सुन के सीखेंगे तो हमें पता होगा। अभी आपने लाइन सुनी है, अगर आप इसे यूज करेंगे और याद रख के यूज करेंगे तो आप ऐसे ही बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो पहले वेयर पे पॉज लेना है, फिर देयर इज अ विल के बाद पॉज लेना है, फिर देयर इज अ वे। बस end। इसी तरह गाइस, आपकी जो रिटन कम्युनिकेशन है, क्या लगता है उसकी इंपॉर्टेंस है? बहुत बढ़िया। सो आज के टाइम में अगर हम देखें तो ज्यादातर कम्युनिकेशन हमारी रिटर्न भी हो चुकी है ना। व्हाट्सएप कर दो किसी को, ईमेल भेज दो किसी को, है ना, ज्यादातर इसी तरह से कम्युनिकेट होता है। सो याद रखेंगे, जब भी हम किसी को कोई ईमेल भेजते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट लाइन होती है, राइट। तो वो सब्जेक्ट लाइन गाइस बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो एप्लीकेशन, वो लेटर पढ़ा जाएगा, वो मैसेज पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, ये डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट लाइन पर। तो जो आपकी सब्जेक्ट लाइन है वो बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, और जो भी आपकी बॉडी, जो मैसेज बॉडी में है, वो उसमें उसका एक समरी मिलनी चाहिए, या इन शॉर्ट कहें कि समझ आ जाना चाहिए कि पूरा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए अपने टीचर से 5 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपके भाई की शादी है, ठीक है। यू वांट 5 days लीव बिकॉज इट इज योर ब्रदर्स मैरिज, और लेट्स से आपको ये छुट्टी चाहिए 5 तारीख से 9 तारीख तक। तो आप अपनी सब्जेक्ट लाइन क्या लिखेंगे? वट वुड बी द सब्जेक्ट लाइन? सिर्फ सब्जेक्ट लाइन, पूरा बॉडी नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट लाइन क्या होगी? बहुत बड़ी। सो यानी कि हम पहले तो टू द पॉइंट होंगे कि हमें छुट्टी चाहिए, राइट। सो जब हम ये बोल रहे हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, तो इसमें और भी मैसेज थे ना। एक, कब से कब तक छुट्टी चाहिए, कब से कब तक छुट्टी चाहिए, और दूसरा रीजन। तो अगर हम ये अपनी सब्जेक्ट लाइन में ऐड कर दें, तो आपको लगता है कि व्यक्ति अब हमारा मैसेज नहीं पढ़ेगा, या उसको पूरा पढ़ने की जरूरत भी होगी? तो उसका टाइम बचा, उसका काम बचा, उसका आपको रिप्लाई देना आसान हुआ। सो दैट इज द पावर ऑफ प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन। जैसे होता है ना, फोटो में कैप्शन कैची होना चाहिए, द सेम वे आप जितना इफेक्टिव रखोगे अपनी सब्जेक्ट लाइन को, उतनी इफेक्टिव आपकी ईमेल होगी, उतनी जल्दी लोग पढ़ेंगे, उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। सो इट कुड बी लाइक लीव रिक्वेस्ट, ब्रदर्स मैरिज, 5th to 9th November, या अक्टूबर, या दिसंबर, जो भी डेट डालना चाह रहे हैं।
उस व्यक्ति ने, सामने वाले ने पढ़ा, उसने कहा अच्छा लीव रिक्वेस्ट है, ओके, अच्छा किस लिए है, भाई की शादी है, अच्छा इस दिन से इस दिन की है, खत्म। अब कुछ मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं। तो जब भी आप किसी को कोई लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो या ईमेल लिख रहे हो, तो मेक श्योर कि आप सब्जेक्ट लाइन को लेकर थोड़ा संजीदा रहें और इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सब्जेक्ट लाइन इज गोइंग टू डिसाइड कि ये लेटर को इंपॉर्टेंट, इस ईमेल को इंपॉर्टेंट समझा जाएगा या नहीं और रिप्लाई आएगा या नहीं। ओके, अनदर important thing that I would like to talk about is emotional intelligence skills. You know what is emotional intelligence skills? क्या होती हैं ये? सिंपल है, कभी हम खुश होते हैं, यस जी बताइए, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी हम अपसेट होते हैं, कभी कंफ्यूज होते हैं, है ना, किसी बात को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं, किसी बात को लेके बहुत ज्यादा चिंता में हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के साथ ये चीज हो सकती है। तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना और दूसरे के इमोशंस को समझना, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल। और आज के टाइम में तो लोग, मुझे लगता है, ज्यादा एक्सप्रेसिव हो चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको समझा जाए, बिकॉज दिस इज द वर्ड ऑफ सोशल मीडिया ना। तो हर कोई व्यक्ति जो है ना, पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है और चाहता है कि लोग उसको सुने और समझें। होता है ना ऐसा? तो अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आपको दूसरों की इमोशंस को समझने में बहुत मदद मिलेगी, और अगर आप दूसरों की इमोशंस को समझते हैं तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी मदद मिलेगी, आप हेजिटेंट नहीं होंगे। और जब आप किसी चीज को बोलते हैं तो आप इमोशंस के साथ बोल रहे होंगे। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटरव्यू थिंग। हम सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं एंड लेटर ऑन वी ऑल फेस इंटरव्यूज इन आवर लाइफ। तो हम सभी लोग इंटरव्यूज फेस करते हैं, और इंटरव्यूज में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का जवाब दे करके हम उन इंटरव्यूज को क्रैक करते हैं और नौकरी पाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको क्या लगता है कि जो इंटरव्यू है उसमें अगर हम सभी सवालों के सही जवाब दे दें, इज दैट इनफ, या कुछ और भी है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट? वेरी इंप्रेसिव। तो आप देख सकते हैं कि आप सभी लोगों ने सारे जवाब दे दिए। तो गाइज, अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि यार इस सवाल का मैं ये जवाब दूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, और मैंने इस सवाल का ये जवाब दे दिया तो पक्का नौकरी पक्की। अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि इंटरव्यू का मतलब होता है एक कैंडिडेट की स्क्रीनिंग करना, ये देखने के लिए कि जिस काम के लिए हम इसको हायर करना चाहते हैं ये वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हम सिर्फ स्क्रीनिंग कर रहे हैं, अभी हमें रियलिटी पता नहीं है। ओके, तो एज अ कैंडिडेट आपको एक दिमाग में अपने बात रखनी है, वो ये कि जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उसमें फिट बैठते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक टीचर की स्किल क्या होती है, क्या स्किल्स होनी चाहिए एक टीचर में, बताइए? कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक्सप्रेशंस, बहुत बढ़िया। हाँ, अपनी बात को कितना इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर पाते हैं। नॉलेज, अनडाउटेडली नो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यार। बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर,
कॉन्वर्सेशन यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, डेडिकेशन अपने काम के प्रति, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत बढ़िया। एक चीज हमने मिस करी यहाँ पर, और फ्रेंडली टीचिंग स्किल्स, बहुत बढ़िया। प्रेजेंटेशन स्किल्स, दैट मीन्स आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, क्या वो आपको एक अट्रैक्टिव टीचर बना रहा है? डू यू थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट? ठीक है, तो जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे और आपने अपने आप को ऐसे ड्रेसअप करा हुआ है कि आपको देख के ही लग रहा है यू आर अ टीचर, तो आपने 50% सामने वाले को कन्विंस कर लिया। ठीक है, पहला पॉइंट। अब आपका रिज्यूमे हो गया, रिज्यूमे शुड बी इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव का ये मतलब नहीं है कि बहुत जैदी सा, नहीं, सिंपल। इट शुड बी एटलीस्ट 2 पेजेस, एक पेज का ना हो, कम से कम 2 पेजेस का हो, और उसमें कोई टाइपिंग एरर वगैरह ना हो जिन्हें टाइपो एरर बोला जाता है, या ग्रामेटिकल एरर ना हो, फॉन्ट साइज वगैरह सेट किए हुए हो, है ना, अलग अलग ना हो, सारे हेडिंग्स के एक हो, बस इन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो ड्रेसिंग सेंस और रिज्यूमे। अब आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और फिर रिमेंबर व्हाट यू नो इज 20%, 80%, यस। तो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन मत लो, आप नेचुरल रहो, नॉर्मल रहो, और इम्प्रेस करने के लिए, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आजकल के बच्चे नॉलेज से इम्प्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि नॉलेज उनको भर भर के मिल रही है इंटरनेट पे। मान चला आज आपने पूरी मेहनत करके कोई चैप्टर बच्चे को पढ़ाया, वो घर जा रहा है, उसको यूट्यूब पे 5 तरीके मिल जा रहे हैं उस चीज को करने के, या तो नो, वो कहेगा अरे यार इनको सर को, मैम को क्या आता है, ये वाले सर को देखो, खान सर को देखो, ये पढ़ाते हैं कुछ जबरदस्त। तो नॉलेज से आप इंप्रेस नहीं कर पाएंगे इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। आपको उन्हें इंप्रेस करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल से और अपनी टीचिंग स्किल से, क्रिएटिविटी से। तो आपका जो पर्पस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सिखाना। You should not focus only on teaching, you should make sure that the people are learning. और वो करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या क्लास में बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो चेंज द टॉपिक और मेथड्स हाउ यू आर टीचिंग। ठीक है गाइस? तो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे भी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये पूछेंगे तो क्या बताएं, डर लग रहा है, या सर इसका जवाब समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, डू यू हैव अ वीकनेस, या व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर वीकनेस। तो गाइस, आप भी अगर कभी इंटरव्यू देंगे तो हो सकता है आपसे भी ये सवाल पूछा जाए, व्हाट इज योर वीकनेस, या डू यू हैव अ वीकनेस। तो आप अपने दिमाग में एक बात याद रखिएगा, वो ये, इस सवाल का जवाब एक्चुअल में आप तभी दे पाएंगे जब इस सवाल को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस सवाल का एक्चुअल मतलब है, इज देयर एनी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, इज देयर एनी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, इज देयर समथिंग दैट यू कैन डू टू बिकम बेटर। क्या कुछ ऐसा है जो करके आप और बेहतर बन सकते हैं? जब आप इस सवाल को इस तरीके से सोचेंगे तो आपके पास जवाब रेडी होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो हमेशा ध्यान रखना, एवरीवन हैज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। पहला, आपको उन चीजों को बताना है जिससे आपकी जॉब डायरेक्टली अफेक्ट ना हो। दूसरा, आप
उन चीजों को बता रहे होंगे जिन पे आपने पहले से काम करना शुरू कर दिया है. That means you know what is the problem and you have started working on it so that you can overcome it. Just highlighting the problem is not enough. Knowing the problem is very good, but not working on it, not trying to overcome it is another problem. तो इसलिए सिर्फ ये मत बताना कि मुझे ये वीकनेस है, मेरी ये वीकनेस है, ये भी बताना कि मुझे ये पता है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ इस तरीके से, सो दैट आई कैन ओवरकम इट. लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट वीकनेस में नहीं बताना है जिससे आपकी जॉब डायरेक्टली अफेक्ट होती है. क्लियर एवरीवन? वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स. Problems are not problems. Looking at problems as problems is a problem. Problems are not problems. Looking at problems as problems is a problem. तो आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़िएगा और आपको मेरे चैनल पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा. तो आप लोगों के कोई भी डाउट्स, कोई क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश को लेकर के कुछ कंफ्यूजन होता है, आप लोग हमेशा जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं. My channel name is Excellent Academy. I'll type it here for you. और जो excellent की स्पेलिंग है that would start with letter X. Excellent Academy. All right. So this is the channel name. You all can subscribe to that, and in the description box you would also get the WhatsApp group link. आप उससे भी जुड़ सकते हैं और कभी भी किसी के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. So it was nice to connect with you guys, and Ranjana ma'am, thank you so much for arranging all this. बिल्कुल. थैंक यू. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू.